ओजोन विघटन का संकट, इस चैप्टर को शुरू करेंगे दोस्तों। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना रखी है आपके हिंदी टेक्स्ट बुक के, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियोस की तरह इसमें भी आपका सबसे पहला काम है कि आप इस चैप्टर को बस बेसिक रीडिंग दीजिए 10 to 12 मिनट्स मैक्स, चलिए 10 मिनट में मानता हूँ। 10 मिनट्स का आप एक रीडिंग दे बेसिक, तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो और पूरा चैप्टर आप ओवरऑल समझ जाएंगे बड़े आराम से। अब हम स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये डायरेक्ट वन शॉट रिवीजन है पूरे चैप्टर का। बस इस चैप्टर को एक रीड देने के बाद आप ये वीडियो देखिए, आप एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इवन यही चीज़ मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के लिए भी कही थी, अगर वो आपने किया होगा तो आप असर देख सकते हैं। पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बोर्ड्स के आंसर भी मैं दिखाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर के बोर्ड के हिसाब से होते हैं आगे जब हम पेपर पैटर्न के डिस्कशन के क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। पहले यहाँ देखिए, हमारा स्टेप 1 है लेखक परिचय। इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो इस चैप्टर के लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। यहाँ पे उनकी जानकारी दी गई है, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया, उनका बैकग्राउंड क्या था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे उनका बैकग्राउंड था, आप मुंबई में होमी भाभा विज्ञान शिक्षक केंद्र में वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक है। ऑफकोर्स ओजोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, साइंस की चीज़ें हैं, तो ऑफकोर्स ही वॉज अ साइंटिस्ट एज वेल और राइटर भी थे। तो यहाँ पे उनके बारे में ब्रीफ डिटेल दी गई होती है हमेशा। नेक्स्ट होता है दैट इज प्रमुख कृतियाँ। उन्होंने इस चैप्टर के अलावा और क्या क्या लिखा, तो यहाँ पे लोक विज्ञान, मानव विज्ञान की यशोगाथा, जल जीवन का आधार, ऐसी कृतियाँ लिखी है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए जो एक वाक्य के उत्तर होते हैं उसमें आपको पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, तो प्लीज़ इसे एक बार रीड दे दीजिएगा। देन विधा परिचय, ये चैप्टर कैसे लिखा गया, तो मतलब किस बारे में लिखा गया होता है, उनका स्टाइल क्या होता है लिखने का, यही होता है विधा परिचय में। लास्ट जो हमारा मेन चीज़ है दैट इज आप कह सकते हैं स्टेप 2 एंड इज पाठ परिचय। तो यहाँ पे आपको पाठ परिचय में पूरे चैप्टर की ओवरऑल एक समरी, आपने इस चैप्टर रीड किया, आपको चैप्टर नहीं समझा, आप जब ये पाठ परिचय रीड करें तो रीड के बाद ये पाठ परिचय पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आता है कि हाँ ये चैप्टर इसी बारे में था, इस चैप्टर में यही चीज़ बताई गई थी और मैंने रीड किया तो मैं अपने हिसाब से कंटेंट को ऐड ऑन करके आंसर बना सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी होता है रीडिंग और पाठ परिचय उसके बाद का। सो प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य प्रकाश जीवन दाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन है जैसे एसी, कूलर, आपका फ्रिज, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए जो आपकी सुविधा, आपके कंफर्ट के लिए बनाए गए थे, ठीक है। बट वो कंफर्ट एक्चुअल में हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्मफुल है। तो उसमें से जो निकली आने वाली गैसें हैं, उसका जो ई वेस्टेज एट लास्ट बच जाता है, लाइक फ्रिज खराब हो जाता है तो उसे गला कर या फिर ऐसे वेस्ट में फेंक देते हैं लोग, ठीक है, कचरों का ढेर बनता है। या फिर आपने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी गैसें हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है ओजोन के थ्रू। मतलब पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ये सब मानव की सुविधा के लिए जो इन्वेंशंस किए गए थे, जो अनुसंधान नए नए चीज़ों का इजाद किया गया था उसके थ्रू हो रहा है। बट यहाँ पे इस चैप्टर में उसी में से एक प्रॉब्लम दैट मीन्स ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, वो जो आपका फ्रिज और कूलर से निकलने वाले CFC गैस उसके थ्रू जो हो रहा है, इसकी वजह से हम पे क्या परिणाम होगा। जो ओजोन लेयर था, अगर आप एक 10th में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ओजोन लेयर पृथ्वी और सूर्य के बीच एक छन्नी का काम करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेस दैट इज यहाँ पे लिखा है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो बहुत हानिकारक होती है। मतलब उससे स्किन का कैंसर होता है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप में भी हमें चलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है।
ठीक है। तो ये उससे भी ज़्यादा हानिकारक होता है, मतलब आपको जला देगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये उतनी डेंजरस किरण होती है, तो उससे हमें ओज़ोन लेयर बचाता है। बट अगर ओज़ोन लेयर नहीं रहेगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेज़ सीधे-सीधे पृथ्वी पे आएँगी और हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो यही चीज़ को समझाने के लिए हम जो लोग हैं उसे इस ओज़ोन लेयर की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या कर रहे हैं, उस सब के बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है। ये पूरा चैप्टर उसी बारे में था। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग थी इस चैप्टर के बारे में। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन दैट इज़ ओज़ोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, मतलब क्या-क्या किया गया, क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ठीक है, क्या-क्या काम हुआ है इस क्षेत्र में, उस बारे में ये पूरा क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको याद करना पड़ेगा ये आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा डेटा दिया गया ईयर वाइज़ और कहाँ पे क्या मीटिंग्स हुई थी, कहाँ पे क्या रूल्स बने हैं, ठीक है, क्या-क्या एफर्ट्स लिए गए, तो वो सब के बारे में ये पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हैवी याद रखने वाली चीज़ है। तो पहला है वियना सम्मेलन। 1985 में एक वियना सम्मेलन हुआ था जहाँ पे जो कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इसमें ओज़ोन परत के नुकसान को रोकने और इस विषय में अनुसंधान और जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया। लाइक ऐसा क्या किया जाए कि इसे रोका जा सके, इसके लिए क्या-क्या इन्वेंशंस होते हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती है, लाइक पेड़ों को ज़्यादा लगाना या फिर सीएफसी गैस ना ज़्यादा रिलीज़ हो, इसका कोई अल्टरनेटिव ढूँढना, क्या-क्या ऐसा सब कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उस चीज़ की बात की गई। देन सेकंड हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। यह समझौता विशेष रूप से ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ जैसे कि सीएफसी के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए किया गया था। इसे ओज़ोन संरक्षण में सबसे प्रभावी कदम माना जाता है और आज तक कई संशोधन किए गए। संशोधन यानी कि जो खोजबीन होती है, जो इन्वेंशन होते हैं, जो आप नई कुछ चीज़ को ढूँढते हैं, उसे कहते हैं संशोधन, ठीक है। तो ये सबसे प्रभावी कदम था। मैंने कुछ पॉइंटर्स ऐसे हाइलाइट कर दिए आपके लिए। तो ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे और साथ ही हमारे ऐप पे ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ पे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। देन थर्ड है किगाली संशोधन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए संशोधनों के तहत हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई गई। जैसे नाइट्रेट है और सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे जो गैसें हैं जो बहुत हानिकारक गैसें होती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करें। देखिए उसमें से यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इन सबको हटाने के लिए जो एफर्ट्स लिए गए थे वो इसमें बताया गया है कि इसके देखिए इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद मिले। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इन सभी चीज़ों का एफर्ट्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया। अलग-अलग जो सम्मेलन, अलग-अलग मीटिंग्स थे, यहाँ पे ओवरऑल उसकी ही जानकारी लिख ली है। एंड लास्ट जन जागरूकता, मतलब कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया गया, वो सब चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही है, स्पष्ट कीजिए। लाइक सीएफसी जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो प्रशीतन है फ्रिज के क्षेत्र में एक बदलाव करने वाली खोज है। ऐसा क्यों, इसे एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले सुरक्षित एवं प्रभावी प्रशीतक, मतलब एक सेफ और एक यूजफुल फ्रिज के लिए सीएफसी को प्रशीतन में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित माना गया, क्योंकि ये कम विषैले, गैर ज्वलनशील और रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं, जिससे इनका उपयोग घरेलू और व्यावसायिक प्रशीतन उपकरणों में तेजी से बढ़ा। यानी कि ये बहुत सेफ है, ये जल्दी आग नहीं पकड़ता। ये बहुत सारे, क्योंकि ऑक्सीजन या फिर कुछ और भी गैसें होती हैं जो आग लगाने में, जिनकी वजह से आग जल्दी पकड़ती है, आग जल्दी लगती है। तो फ्रिजों में ऐसी कोई गैस का यूज़ ना किया जाए, ताकि ऐसी आग की और ऐसी कोई प्रॉब्लम, जैसे ज्वलनशील और विषैले, यानी कि अगर वो बहुत ही टॉक्सिक एसिडिक है, तो आप अगर फ्रिज में कोई सामान रखेंगे तो उसमें वो एसिड जा सकता है। तो इसके लिए ये सुरक्षित और प्रभावी, इसलिए एक अच्छी खोज थी। सेकंड, व्यापक उपयोग। सीएफसी का उपयोग न केवल फ्रिज और एयर कंडीशनर बल्कि एरोसोल क्लीनिंग एजेंट्स और फॉर्म निर्माण में भी किया गया। इससे कई उद्योगों में क्रांति आई और इन्हें सर्वसुलभ और सस्ती प्रशीतन तकनीक माना गया। मतलब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे वही पॉइंट बता रहे हैं। जैसे हेड पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा, अन्य प्राकृतिक गैसों की तुलना में सीएफसी का प्रभाव कम हानिकारक माना था। मतलब ये भी एक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, बट थोड़ा कंपैरेटिवली ऑप्शन नहीं है तो कुछ तो चूज करना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा कम हानिकारक, कम डेंजरस है आपके लिए, इसलिए ये आपके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। पर्यावरण नुकसान, हालांकि सीएफसी ने प्रशीतक क्षेत्रों में क्रांति ला दी, पर बाद में यह पाया गया कि ये ओजोन की परत के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, और लास्ट में बताया गया कि ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है उसके लिए कितना बड़ा जिम्मेदार है, तो उससे कम भी किया जाए। तो ये पूरा एक सीएफसी का एक आप कह सकते हैं कि स्टार्ट में थोड़ा ग्रोथ बताया गया है, और लास्ट में कि इसे क्यों अब कम करना पड़ेगा, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ये इसके 2 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है दैट इज इसके एक वाक्य के उत्तर, जो कि आपको यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ पढ़ लेंगे आप, और थोड़ा सा इनके बारे में परिचय पढ़ लेंगे, यहीं से आपको ये सारा आंसर पता चल जाएगा। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।